Good morning and Jai Hind children. Children, myself Ajay Kumar from Varanasi, Uttar Pradesh. Today I am going to solve a original paper of NMMS, that is National Mains Cum Merit Scholarship, and Hindi we know it as Rashtriya Aay Evam Yogyata Adharit Chhatravritti Pariksha. Children, already I have solved the questions of science, that is Vigyan in Hindi, and today I am going to solve social science questions, that is Samajik Adhyan. And the children from English medium, they can read the questions from here, and the Hindi medium children, they will read the questions from here. Children, this is a very important paper of Madhya Pradesh, and you know the course all over India is same for this NMMS exam, National Mains Cum Merit Scholarship Scheme or examination, that is MAT. It consists of MAT, Mental Ability Test, Mansik Yogyata Pariksha, 90 questions, and SAT, 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 Scholastic Aptitude Test, that consists of 90 questions. So you should practice each and every question, and this is the latest paper which was held on 6th of November 2022. So this is the latest paper, and I will formally tell you that this all these questions can come in your exam, the coming exams, whichever state you belong. ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं और थैंक कहना चाहूँगा चित्रांश जो कि मध्य प्रदेश राज्य से हैं, जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर मुझे भेजा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि क्वालिटी क्लियर नहीं है, तो क्वालिटी के लिए बच्चों आपको क्या करना है कि क्लियर ऐसे दिख रहा है। आप जब YouTube चलाते हो तो YouTube के ऊपर जो डॉट ऊपर बना रहता है तो उसमें क्वालिटी सेटिंग होती है, तो क्वालिटी को आप ऊपर करके जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसे 360 480 पे भी देखेंगे तब भी एकदम क्लियर होगा। जिसको नहीं दिख रहा है 720 पे देख सकता है बच्चों, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये बॉल पेन क्या होता है, ठीक है। किसी भी बच्चों आप पेन की दुकान पे जहाँ पेन मिलता है चले जाइए, भैया बोले भैया हमको बॉल पेन चाहिए, नीला काला ब्लैक चाहिए, तो आपको दे देगा। तब आपको ये 3 रुपए के पेन आते हैं बच्चों, जो सस्ते होते हैं, लिखो और फेंको वाले होते हैं, वही बॉल पेन होते हैं। और जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आता है OMR में कैसे यूज करना है, किस पेन का यूज करना है, तो एक मैंने वीडियो बनाया हुआ, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। आप नवोदय की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ उसमें मैंने विधिवत बताई हुई है किस तरह के पेन लेने हैं, पतले वाले लेने हैं कि मोटे वाले लेने हैं, सब मैंने दिखाया हुआ है पेन को, ठीक है। अभी मैं उसका और डाल दूंगा, तो नवोदय की प्ले लिस्ट में है, उस वीडियो का मैं आपको थंबनेल डाल दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बच्चे जो पेपर है पसंद कर रहे हैं। और जो 13 को आपका यूपी का पेपर है, ठीक है, 20 को आपका उत्तराखंड राज्य का पेपर है NMS का, वैसे ही बिहार का 18 दिसंबर को है, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी तैयारी में काफ़ी मदद ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए विधिवत एक एक सवाल को मैं समझा के आपको बताऊंगा। अब जैसे बच्चों देखिए, मेरे पास पेपर मटेरियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे पास समय कम है, क्योंकि आपको पता है मैं भी एक सरकारी अध्यापक हूँ, जैसे टीचर्स आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, तो मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, और जब समय मिल पाता है तभी मैं वीडियोस बना पाता हूँ बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा वेट किया कीजिए। और जो भी जानकारियाँ हैं बच्चों, कोई भी और भी जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट का आप ज़रूर यूज़ कीजिए। जब भी चैनल रहता है उसमें प्लेलिस्ट रहती है, तो उसमें आप वीडियोस जो आपकी ज़रूरत है वीडियोस की, आपको गणित की देखनी है गणित की देख लीजिए, सोशल साइंस की देखनी है, सामाजिक विज्ञान की उसको देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप मैथ की देख सकते हैं, ठीक है। सब मैंने बनाई हुई अलग अलग बनाई हुई है, विज्ञान की अलग बनाई हुई है, ठीक है। तो जिसकी ज़रूरत है उसको आप जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिए बच्चों, ठीक है। और जो इस साल बच्चे देने वाले हैं उनसे कहूँगा NMMS 2022 की जो मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने मॉडल पेपर डाले हुए हैं, जो उसमें लिखा होगा आपका NTSC के साथ में NMMS भी लिखा हुआ है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। उसके काफ़ी चांसेस हैं यूपी, उत्तराखंड और बिहार में आने के, ठीक है बच्चों, और राजस्थान के बच्चों के लिए भी। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं। और प्लेलिस्ट बच्चों कई जो जोड़ रहे हैं, प्लेलिस्ट में हमेशा डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालता हूँ चैनल, ये जो अपना भी कोई वीडियो होता है, साथ में जब आप कुछ कोई क्वेरी करते हैं तो उसमें भी मैं ये प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन ज़रूर डाल देता हूँ, तो आप किसी के भी उसमें जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई थी? देखिए मैंने बताया हुआ है अपने वीडियोस में, अब जो बच्चे देख रहे हैं वो जानते हैं कि ये सब क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिंग कंपनीज डिड नॉट कम टू इंडिया? ठीक है, तो ये बच्चों देखिए पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, मैंने कई बार बताया है। ठीक है, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, और अमेरिकन नहीं आए थे। अमेरिका के लोग जो यूएसए के लोग थे वो बच्चों नहीं आए थे। क्वेश्चन 2 है आपके सामने। सन 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? विच एक्ट वाज पास्ड इन 1813? तो बच्चों ये चार्टर, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, सिविल सर्विस एक्ट, ये सभी तरह के एक्ट्स विदेशी जब ब्रिटेन वाले थे शासन कर रहे थे तब ये पास किए गए थे। तो इसमें 1813 का बच्चों जो फेमस एक्ट है वह है आपका चार्टर एक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चार्टर एक्ट। इसमें क्या था कि बच्चों वहाँ पे उस समय लोकतंत्र चलता है, अभी भी चल रहा है ब्रिटेन में से, तो जो लोकतंत्र उस समय का था पार्लियामेंट थी, तो पार्लियामेंट ने सहमति से जारी किया था चार्टर एक्ट को। और अभी भी वहाँ पे रानी जो है देखिए वहाँ की प्रमुख मानी जाती हैं, तो उनके जरिए ये चार्टर एक्ट दिया गया था, जिसमें कंपनी रूल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में उस समय शासन करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की कंपनी थी जो कि शासन करती थी, तो उसको पूरा अधिकार दिया गया कि आप अभी भी व्यापार अपना यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी का चार्टर एक्ट का नाम दिया गया था। तो हो सकता है थोड़ा समझ में आ गया हो आपको इस टॉपिक पे। फिर 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? हु डिड नॉट ज्वाइन द 1857 रिवोल्ट? तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, पता है, झांसी से, तात्या टोपे कानपुर से, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, दिलीप सिंह जो है पंजाब की, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। तो ये भी देखिए डिटेल आता है, ये थोड़ा सा अलग ढंग से क्वेश्चंस पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि झांसी में किसने किया या लखनऊ में किसने किया, इस तरह के सवाल आते हैं बहादुर शाह जफर का, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, तो इसको देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन ये सब बताए हुए हैं, पूरे के पूरे बताए हुए हैं बच्चों। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? कई बार मैंने बताया, हु कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम? तो बच्चों इसका आंसर है 39 का बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, और इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा, ये किताब उन्होंने आनंद मठ, ठीक है, नामक एक किताब लिखी, उसी के अंदर ये आपकी गीत है, वंदे मातरम गीत है बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब है 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ निष्कासित किया गया था? तो बच्चों ये बताना चाहेंगे इसमें, वेयर वाज बाल गंगाधर तिलक एक्साइल्ड इन 1908? तो बच्चों सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये बाल गंगाधर तिलक एक पेपर होता था उस समय, केसरी, ठीक है, केसरी, उसमें एक लेख लिखा था इन्होंने, ठीक है, तो लेख की वजह से इनको जेल भेजा गया था। ठीक है, कितने वर्ष की? 6 वर्ष की जेल। तो ये कहाँ गए थे? ये गए थे बच्चों मांडले, इसको भी नोट कर लीजिएगा बल्कि अलग से, क्योंकि कई बार ये अलग से आ जाता है कि किस जेल में गए थे। तो ये मांडले जेल में गए थे। और मांडले कहाँ है बच्चों? ये है आपका मांडले, आपका कहाँ है? मांडले आपका वर्मा में है, ठीक है। और वर्मा इस समय का बच्चों, अगर कोई पूछे वर्मा कौन सा देश है, हम तो भाई अगल बगल इंडिया के कोई वर्मा नहीं है, तो आप कर लीजिएगा, ये म्यांमार जो इस समय है, ये अरुणाचल प्रदेश है ना बच्चों, जहाँ 7 स्टेट्स हैं हमारे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तो उसके बगल में ही ये म्यांमार है, ठीक है। तो म्यांमार में इनको वहाँ पे जेल में भेजा गया था क्रांतिकारी गतिविधियाँ लिखने के कारण, ठीक है। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। और ये जेल में गए तो इन्होंने एक और किताब लिखी थी, गीता रहस्य, इसको भी नोट कर लीजिएगा, आ सकता है। ये सब नए क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। गीता रहस्य नामक किताब किसने लिखी आता है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। कहाँ लिखी? तो मांडले जेल में लिखी। मांडले कहाँ है? वर्मा में। वर्मा क्या है अभी वर्तमान में? म्यांमार है, ओके। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस आपके इसी से तैयार हो गए। और क्वेश्चन नंबर 41 है, जर्मनी में 1907 ईस्वी में भारतीय ध्वज किसने फहराया? हु होस्टेड इंडियन फ्लैग इन 1907 इन जर्मनी? तो बच्चों वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। तो इसमें श्रीमती भीखा कामा, ठीक है, ने 22 अगस्त को, ठीक है, डेट भी अगर नोट करना है नोट कर लीजिए, 22 अगस्त 1907
को जर्मनी में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्वतंत्रता के भारतीय ध्वज, भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज को फहराया था। ठीक है, उस सम्मेलन में उन्होंने भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करने की अपील की थी। मतलब देखिए कितने लोग विदेश में भी उस समय मांग उठा रहे थे कि मुक्त किया जाए। बच्चों जैसा आप जानते हैं कि ये किसी वही बच्चे ने भेजा है, तो जैसी क्वालिटी है वैसे ही मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। किसी अन्य बच्चे, जो भी बच्चे मध्य प्रदेश के जुड़े हैं, उन्होंने भेजा ही नहीं है। तो अगर आप दूसरे स्टेट के हैं, यूपी का छोड़ के कोई भी स्टेट के हैं, तो अगर आप पेपर मुझे ज़रूर भेज दीजिएगा। काफ़ी बार मैंने अपनी ईमेल आईडी भी बताई हुई है, या कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर मैं पेपर भेजना चाहता हूँ, तो मैं अलग से आपको ईमेल आईडी भेज दूंगा। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश का अब नहीं चाहिए, अब आ चुका है। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों ये पीडीएफ फाइल नहीं है, इसलिए मुझे बार बार जो उसके लिए चेंज करना पड़ता है पेज को। और कई बच्चे मांग रहे हैं कि सर पीडीएफ, बच्चों टाइम इतना कम है कि मिल नहीं पा रहा है। आप सवालों को देखिए, इस समय आप उसको वीडियो पॉज कीजिए, तरीका वही है सबसे बेस्ट। वीडियो को रोकिए, उसके आंसर्स खुद से सुनिए और टिक लगाइए। नहीं आ रहा है तो इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, देखने से नहीं आएगा, ध्यान रखिए, देखने से आपको नहीं आने वाला है। अब है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? हु वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेकर? तो बच्चों 42 आपको जानते हैं, ये डी था, ओ डायर। ठीक है, जनरल ओ डायर था। ठीक है, ये माइकल फ्रांसिस ओ डायर इसका पूरा नाम था, ने अमृतसर नरसंहार के समय में कर्नल रेजिनाल्ड डायर की कार्रवाई का समर्थन किया और इसे सही ठहराया था। इसके कारण उन्हें भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह ने गोली मार दी थी। ध्यान दीजिएगा, उधम सिंह ने गोली मार दी थी। तो ये भी कभी कभी भी कहाँ जाके, इंग्लैंड जाके मारी थी बच्चों। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 43, इंग्लैंड में कानून बनाकर भारतीय कपड़ों के आयात पर कब रोक लगाई गई? द बैन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन क्लॉथ्स वाज स्लैब्ड बाय एन एक्ट इन इंग्लैंड इन। तो बच्चों ये है 1716 में, 1716। 44, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? तो बच्चों इसका आंसर है डी, सर सैयद अहमद खां ने। ये कहाँ पर है ये भी ध्यान लीजिए। ये अलीगढ़ के संस्थापक थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी। ठीक है, और अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने 1875 में, ठीक है, अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल या मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। तो कहाँ की थी? अलीगढ़ में की थी। और यही जाके वहाँ पर AMU भी बना था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बना था। ठीक है बच्चों, अभी है, वर्तमान में है, तो इन्हीं के ही देन है बच्चों। ठीक है, तो इसको आपने नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 45 है, राजा राम मोहन राय द्वारा किस भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? इन विच लैंग्वेज वॉज न्यूज़ पेपर पब्लिश्ड बाई राजा राम मोहन राय? तो 45 का आंसर है बच्चों बंगला। ठीक है, क्योंकि बंगाल के थे तो इन्होंने बंगाली में की थी। 46, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट, हु सेड दिस? तो बच्चों ये 46, ये फेमस कथन जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का है। ठीक है, क्वेश्चन 47, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो बाकी जो राज्य के बच्चे उनके लिए आ सकता है कि चंद्रशेखर राज्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। ठीक है, तो ये बाकी स्टेट्स के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे मैं बता रहा हूँ अलीराजपुर, जो मध्य प्रदेश के बच्चों को कम से कम जान लेंगे। अब है 48, वायुमंडल में किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये जान लीजिए, साइंस और ज्योग्राफी किसी में भी आ सकता है। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज वेदर फिनोमेनन टेक प्लेस? तो इसलिए देखिए दोनों बच्चों इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ और हिंदी में भी, ताकि क्वेश्चंस जो क्लियर नहीं दिखेंगे आपको दिख जाएंगे। ये है बच्चों क्षोभ मंडल। ठीक है, अगर आप 720 की क्वालिटी में करके देखते हैं मेरे ख्याल से क्लियर आपको दिखेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। पीडीएफ अभी आप एकदम डिमांड मत कीजिएगा, मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा। उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा कहलाती है? काफ़ी बार बताया, देखिए वही सब सवाल हैं कि नहीं, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए। तो बच्चों द हॉट विंड्स विच ब्लो ड्यूरिंग समर सीजन इन नॉर्दर्न इंडिया इज कॉल्ड। तो बच्चों देखिए उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं।
ठीक है। अब आइए क्वेश्चन 15, पश्चिमी उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस ऋतु में होती है? साइक्लोन रेन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया अकर्स ड्यूरिंग। तो बच्चों ये आपको पता है, ये होता है शीत ऋतु में, सर्दियों के मौसम में। पाकिस्तान से उधर से आती है साइक्लोन, वही बारिश कराती है। दीर्घ ज्वार आता है स्प्रिंग टाइड अकर्स ऑन। तो बच्चों ये एकदम अलग क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। और पूर्णिमा यानी कि फुल मून डे को। तो आपको पता होना चाहिए भी, कई बार आता है कि ज्वार आता क्यों है, तो ज्वार आता है अर्थ और जो मून है हमारा, पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। तो फुल मून डे में दीर्घ ज्वार आता है, याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आ सकता है। ग्रैंड ट्रंक मार्ग किस देश में है? देखिए काफ़ी बार बताया मैंने, तो ये बताया कि किसने बनवाया था, ठीक है। तो पता है ये ग्रैंड ट्रंक रोड है, दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और सबसे लंबे मार्गों में से एक है, ठीक है। और यह भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों को जोड़ता है। तो ये हमारे भारत में है बच्चों। और ये किसने बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड? ये शेरशाह सूरी ने बनाया था। मेरे बनारस से होकर गुजरती भी है ये हाईवे, ठीक है। किस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते हैं? बाई विच प्रोसेस द मटेरियल ऑफ ब्रोकन रॉक असेंबल इन इट्स ओरिजिनल प्लेस। तो बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अलग क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका आंसर है आपका निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन, ठीक है। इसमें जो है जल के द्वारा अपर्दन की प्रक्रिया से चट्टानों को घिसकर या रगड़ खाकर कटती जाती है और धीरे धीरे कर एक जगह इनका जमाव होता है। इस प्रक्रिया को निम्नीकरण करते हैं और निचले क्षेत्रों या गड्ढों में अपरदित पदार्थों के जमा रहने को निक्षेपण कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। दो चीज़ें आपको इसमें पता और चल गई। किस फसल के लिए पेरी के मैदानों को संसार की रोटी की डलिया कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आ सकता है। या फिर उत्तर प्रदेश में ये आया नहीं, लेकिन है, इस तरह के आते हैं। आया था पेरी के घास के मैदान के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। फॉर विच क्रॉप द प्लेन्स ऑफ पेरिस इज कॉल्ड द बास्केट ऑफ ब्रेड। तो बास्केट ऑफ ब्रेड कहा जाता है बच्चों, है गेहूं, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, पेरिस, ये भी कई बार आता है कि पेरिस के घास के मैदान कहाँ हैं? तो ये उत्तरी अमेरिका में है, जो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें बच्चों जो है पेरिस के घास के मैदान हैं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा गेहूं होता है कि इसलिए इसको बास्केट ऑफ ब्रेड या रोटी की डलिया कहा जाता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 55, दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का क्या नाम है? विच इज़ द लाइटेस्ट वुड ऑफ साउथ अमेरिका। तो ये है बच्चों वालसा, ओके। वालसा दक्षिण अमेरिका की जलवायु की विभिन्नता के आधार पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, तरह तरह की। गर्मी के कारण यहाँ की लकड़ियाँ काफ़ी कड़ी होती। इन वनों में वालसा नामक जो पेड़ है वह संसार की सबसे हल्की लकड़ी भी मिलती है, ठीक है। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल। अब ये है क्वेश्चन, बाल पैराइजो बंदरगाह, बाल पैराइजो हार्बर, ये कहाँ पर है? तो ये बच्चों है आपका चिली में, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है ये भी। तो बाल पैराइजो जिसे स्पेनी लहजे में बाल पाराइसो उच्चारित किया जाता है, दक्षिणी अमेरिका के चिली देश का एक प्रमुख शहर और बंदरगाह है। अब आइए नेक्स्ट पेज पे बढ़ें। 57 है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा, द मेन लैटिट्यूड लाइन पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट इज। 57 का है सी है आपका, ठीक है, मकर रेखा, ठीक है। देखिए अब ये है हमारा अर्थ, ठीक है, ये है आपका भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर। और ऊपर वाली जो होती है 23.5 डिग्री, ऊपर वाली 23.5 डिग्री, नीचे वाली, ठीक है। ये ग्लोब का बता रहा हूँ, हमारा जो ग्लोब है हमारी पृथ्वी है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे जो 23.5 डिग्री वाला है 23.5 डिग्री, इसको कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मैंने देखिए पूरे ये चीज़ें आपको बता दी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58, कभी कभी बच्चों बोलने में कोई आंसर गलत भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि दो तरफ दिमाग रहता है कि सही से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर आवाज़ नहीं आ रही, तो उसको भी देखना होता है।
अब है अल्मीनियम किस धातु से बनाया जाता है, ठीक है, फ्रॉम विच मेटल अल्मीनियम इज मेड। बच्चों ये सवाल होना चाहिए था मेटल ना होके, अच्छा फ्रॉम विच, अच्छा नहीं ठीक है, मेटल अल्मीनियम का पूछ रहा है, या पूछता है कि और किस ओर से बनता है, तो ये सही है सवाल कि अल्मीनियम धातु किससे बनाई जाती है। ये बच्चों बनाई जाती है बॉक्साइट से, ठीक है। फिर है क्वेश्चन 59 आपका, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अभी आया नहीं, आपके राज्य में आ सकता है। किन धाराओं के मिलने से न्यू फाउंडलैंड्स के निकट घना कोहरा छा जाता है, ड्यू टू द मीटिंग ऑफ विच करेंट्स नियर न्यू फाउंडलैंड्स थिक फॉग डेवलप्स। तो बच्चों 59 का आंसर है आपका सी, गल्फ स्ट्रीम एंड लेब्रोडर जलधारा या करंट। इसको ध्यान दीजिएगा, जो न्यूज़ फाउंडलैंड के निकट जो ग्रैंड बैंक जहाँ पर गल्फ स्ट्रीम और लेब्रोडर धाराएं मिलती हैं, ठंडी और गर्म धाराएं मिलने से निकट घना कोहरा छा जाता है। ठंडी और गर्म मिलनी है तो इसलिए कोहरा छा जाता है। आप भी देखते होंगे ठंडी के दिन में जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो भाई भाप निकलता है कि नहीं, उसी वजह से, ठीक है। और ठंडी समुद्री धाराएं अपने बर्फ के साथ बड़े बड़े खंड बहाकर लाती है, जिनसे जहाज़ों के टकराने का खतरा इस एरिया में, क्षेत्र में बना रहता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 60 है, संविधान में किस भारतीय भाषाओं को, कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस हैव बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों काफ़ी बार अब बताया, ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको आ रहा होगा 22। और यूपी से रिलेटेड एक और बताया तो कौन सी भाषा नहीं, तो भोजपुरी नहीं है इसमें। निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है, वाई इज डिसआर्मेंट अ मस्ट। तो बच्चों 61 का है, सिंपल है, विश्व शांति की स्थापना के लिए, फॉर द वर्ल्ड पीस। भाई कोई हथियार ना बनाए, सब लोग छोड़ दें हथियार। देखिए रसिया में कितना तगड़ा युद्ध हो रहा है, अभी तक चल रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है। तो लड़ाई किसी के लिए अच्छी नहीं होती। अब है 62, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन है। हु सेड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हैं अब्राहम लिंकन जी, ठीक है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। क्लियर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 63, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है, ध्यान दीजिएगा, द मेन दिस हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार अब बन गया है वो चीज़। वो क्या है बच्चों, ध्यान दी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ये है बच्चों सी, फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। कभी कभी बच्चों बोलने में एक दो शब्द मैं छोड़ भी देता हूँ, तो उससे मत दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आंसर नंबर सी इसका सही है। तो आप देख भी रहे हैं कि जो बच्चे हैं सरकारी वाले में पूरी फ्री एजुकेशन दी जा रही है कि नहीं उनको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में है। काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, कई एटॉमिक प्लांट्स जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसके बारे में, ठीक है। तो 64 का आपका बी बच्चों महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये तारापुर जो है पालघर जिले में तारापुर स्थान है, वहाँ पर ये न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि बिजली पैदा करता है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार बताया मैंने, काफ़ी, और ये ऐसे ही पेपर आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ वाला थोड़ा सा टफ था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, काफ़ी बार बताया है, ये आपको पता है। ये है आपका 24 अक्टूबर 1945 द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। अब है लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या, काफ़ी बार बताया, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज। तो 66 का आंसर है बच्चों 545, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यह आ सकता है, ठीक है, 545। अब देखिए विधानसभा के 67 है, विधानसभा का कार्यकाल होता है, तो विधानसभा का कार्यकाल बच्चों होता है 5 वर्ष का, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 68, और ये ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी पूछ लेता है क्या इसको पहले भी भंग किया जा सकता है। हाँ, अगर मुख्यमंत्री अनुरोध करें राज्यपाल से, गवर्नर से कि वो भंग करना चाहते हैं, तो विधानसभा को 5 साल के पहले भी खत्म किया जा सकता है। ये क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, बस आप जानकारी रखिए अपने पास। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की मुक्ति आयु सीमा कितनी बार बताया, बस शब्द बदल दिया इन्होंने, मुक्ति आयु,
ठीक है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमेन्स इन द ऑफिस टिल द एज ऑफ, तो ये बच्चों काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, ये है 65 वर्ष। तो आपको लग रहा हो कि हाँ सर ये बताए हुए क्वेश्चंस हैं और मैंने प्रैक्टिस ऑलरेडी मॉडल पेपर में सभी को कराया है, मुझे तो नहीं लग रहा सोशल का ऐसा कोई क्वेश्चन है जो ना कराया हो। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज फाउंडेड इन द ईयर, तो ये बच्चों हुआ था 1993 में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखिए मध्य प्रदेश का लोकल है, मैं बोलता हूँ ना कि आपके राज्य के एक दो लोकल प्रश्न आएंगे, ठीक है, तो वैसे ही आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय स्थित है, द म्यूजियम ऑफ द मैन ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड एट, तो ये है बच्चों इसका आंसर भोपाल में, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ सामाजिक अध्ययन का। अभी मैं जैसे समय मिलेगा तो मैथ के और साथ में मैं गणित के भी प्रश्नों को बच्चों आपको बताऊंगा। थैंक यू।